हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूँ। देखो सेशन नंबर 21 है, ठीक है 21 है। यानी मान लो एक दिन में 25 क्वेश्चन भी कर रहे होंगे हम लोग, एक दिन में 25 क्वेश्चन भी कर रहे होंगे तो 20 ही सेशन मान के चलो तुम, ठीक है। तो 25 दूनी 50 और ये 100, हम लोग ने 500 क्वेश्चन लगभग कवर किए हैं, ठीक है। अभी 500 क्वेश्चन लगभग कवर किए, अभी 500 क्वेश्चन और रहने, यानी 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो इतने याद रखना, 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यानी एक तरीके से कहें तो यूथ की जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन है वो सारे तुम्हारे क्वेश्चन एक जगह मिल रही है, ठीक है। बस तुमको पढ़ना है, ठीक है। और याद रखना ये जितने भी 1000 क्वेश्चन होंगे ये तुम्हारे लिए किसी भी एग्ज़ाम हो, खासकर राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए पत्थर की लकीर साबित होगी। यानी 1000 क्वेश्चन में ये हम लिख कर दे सकते हैं कि 25 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, 25 क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ वही मिलेगा, कहीं नहीं गिरे गया, ठीक है। पेपर आएगा तो 2500 या फिर जो 20 है तो 40 सेशन हो जाएंगे, 40 सेशन के क्वेश्चन तुम देख लेना। देखना मुश्किल है, कौन देखने जाएगा, मगर अगर ये हो कि सर बोले थे देखते हैं है कि नहीं, ठीक है। तो उस बात के लिए तो चाहो तो तुम 40 से 50 सेशन जो होंगे पूरे तुम देख लेना, एक एक क्वेश्चन वही मिलेंगे, ठीक है, ऑप्शन के साथ। तो कितना इंपॉर्टेंट सेशन है तुम समझ सकते हो, ठीक है। और एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हर सेशन के पास ये मान के चलो कि आज ये गलत हो गया, अब ये कम से कम 25 क्वेश्चन तो नहीं है गलत होगा, ठीक है। ऐसे करके चलो डेफिनेटली बता रहे हैं तुम्हारे सारे कमांड हो जाएंगे, 50 में 45 तो तुम्हारे कहीं नहीं गए, ठीक है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ कि कितनी इंपॉर्टेंट है, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर 21। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, जो इस चैनल पे नए आ रहे हैं वो पहले सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर लेना कि ऑल नोटिफिकेशन तुमको मिल जाए, ठीक है। और जो पुराने हैं जो आएंगे अटेंडेंस लगाएंगे, ठीक है। अटेंडेंस लगाना है यानी लाइक कर देना है और इसको दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। अमीर वाले को मत करना, अमीर वाला पढ़ लेगा नेटवर्क है, गरीब वाले को कर देना, ठीक है। गरीब वाला इसका फ़ायदा उठा ले, ठीक है। अमीर वाला तो जा ही रहा होगा कुछ ही, ठीक है ना। जो गरीब वाला है कम से कम कुछ नहीं तो ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ देख लेगा ना, तो 25 से 30 नंबर तो आ ही जाएगा, यानी 60% तो आराम से बना लेगा, बस ये क्वेश्चन रट के चला जाएगा तब भी, ठीक है। तो कितने इंपॉर्टेंट है ये तुम समझ रहे हो, समझ में आया ना। तो इसी के साथ चलो आज स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम बोलकर पहला क्वेश्चन 342वां नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वो यही बोल रहा है कि किसी डीसी मशीन में आयरन लॉस निम्न में से किससे स्वतंत्र होता है। यानी डीसी मशीन यानी वो मोटर भी हो सकता है, जनरेटर भी हो सकता है, उसमें जो आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लॉस बोलते हैं। याद रखना क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लॉस बोलते हैं, या जिसको कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं, सही है। जो दो लॉसेस का सम होता है, पहला एडी करंट लॉस, दूसरा हिस्टैरिसीस लॉस, तो वो किस पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। आयरन लॉस हमारे किससे स्वतंत्र होता है, गति से, लोड से, वोल्टेज से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कमेंट जल्दी जल्दी आंसर करना, किससे, गति से, लोड से, वोल्टेज से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखो जो सॉल्व करते हो ना, देखो अपना जज करने का सबसे सिंपल यही तरीका है, जितना क्वेश्चन आप देखे हो 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, उसमें से नीचे कमेंट होगा, उसमें कमेंट में जरूर लिखना कि सर जी आज मेरा इतना क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो तुमको खुद ही अनुभव होगा, तुम देखो ऐसे पढ़ोगे ना, पढ़ के चले जाओगे लगेगा आज तो पूरा बना है, ठीक है। मगर जब तुम मूल्यांकन करने लगोगे तो 25 में से किसी बना या 4 क्वेश्चन गलत हो गया, 25 का 4 गलत होने का मतलब एक तरीके से 10% कम हो गया। तो इससे मूल्यांकन करोगे तो तुमको जल्दी इफेक्टिव समझ में आएगा, तुमको रात में नींद नहीं आएगी, वो वाली कहानी। अगर नींद को भगाना है तो सबसे सिंपल तरीका यही है, ठीक है। चलो तुमको पता है कि जो हमारा कॉपर लॉस है, जो कॉपर लॉस है उसको हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, वेरिएबल लॉस, ठीक है। यानी वो फिक्स्ड लॉस की कैटेगरी नहीं होता है, यानी वो क्या होता है, कॉपर मतलब परिवर्ती लॉस, यानी वो लोड के साथ बढ़ता घटता था, लोड अधिक रहेगा तो कॉपर लॉस अधिक रहेगा, लोड कम रहेगा तो कॉपर लॉस कम रहेगा। मगर आयरन लॉस ऐसा है कि उसको लोड कुछ भी रखो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए जो जितने भी इंडस्ट्री हैं या कंपनियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन लॉस कम रखना चाहती हैं, क्योंकि ये तो फिक्स्ड लॉस है और ये हमारे हाथ में है, ये कस्टमर के हाथ में नहीं छोड़ते हैं ना कि तुम कॉपर लॉस, तुम लोड बढ़ा दोगे तो हमारा कॉपर लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो तो कंपनी के हाथ में है नहीं, क्योंकि वो तो ग्राहक के हाथ के ऊपर है
कितना वो लोड दे रहा है। मगर ये जो फिक्स्ड लॉस है जो शुरू में भी वही रहेगा, एक तरीके से कहें तो शुरुआत में भी नो लोड पे भी वही रहेगा, फुल लोड पे भी वही रहेगा। तो वो किस पे निर्भर करता है, लोड पे निर्भर नहीं करता है। इसलिए इसको कंपनी कम से कम रखना चाहती है कि शुरुआत में जितना कम रहेगा लॉस, एफिशिएंसी हमारी उतनी अच्छी रहेगी। एफिशिएंसी अधिक रहेगी तो ग्राहक भी, कस्टमर भी क्या होगी, कस्टमर बेस अच्छा बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मोटर या जनरेटर को खरीदना पसंद करते हैं। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत में ही कम रखते हैं। तो क्या होगा, लोड पे निर्भर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट लॉस है। फूक जाएगा मगर आयरन लॉस वही रहेगा, ठीक है। ये कहानी है। चलो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक डीसी जनरेटर में अधिक करंट के लिए, अधिक धारा उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सी वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यही कहानी है कि एक डीसी जनरेटर में अधिक धारा उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सी वाइंडिंग प्रयोग करोगे तुम। पहला है लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, या दोनों वाइंडिंग तुम प्रयोग करोगे, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो तुम लैप या वेव, दो टाइप की वाइंडिंग करते हैं बेसिकली जनरेटर में, या डीसी जनरेटर या डीसी मोटर की बात करें, ठीक है। चलो तो देखो, एक होती है लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग जो क्या होती है, एक तरीके से कुछ ऐसे बन के जाती है, फिर इसके ऊपर ऐसे चढ़ता चला जाता है, यानी छिपाता चला जाता है, इसके ऊपर चढ़ता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, इसको लैप वाइंडिंग कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, समानांतर पथों की संख्या नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है। ये वाली चीज़ हमेशा याद रखना, ये अधिक पूछता है। इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेगा, P5Z/60 है, तो इस पर लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है कि लैप है कि वेव है। अच्छा, लैप वाइंडिंग क्या होता है, समानांतर पथों की संख्या नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है। दूसरी कहानी क्या होता है, यह प्रयोग होता है हमारी हाई करेंट तथा लो वोल्टेज के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। अच्छा, समझने वाली वाइंडिंग है कि अगर हाई करंट के लिए प्रयोग हो रहा है तो कैसी वाइंडिंग होनी चाहिए इसकी वाइंडिंग होनी चाहिए थिक वायर तथा लेस टर्न होनी चाहिए, क्योंकि अधिक करंट चाहिए हमको, तो रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना, तो थिक वायर लेस टर्न का प्रयोग करेंगे। दूसरी अगर वेव वाइंडिंग में आते हैं, वेव वाइंडिंग, तो इसमें क्या हो जाती है, ए की वैल्यू 2 के बराबर हो जाती है, ठीक है। समानांतर पथों की संख्या 2 के बराबर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, लैप वाइंडिंग ब्रश की संख्या कितनी होगी, जितने नंबर ऑफ पोल है, ठीक है। इसमें ब्रशों की संख्या कितनी होती है, 2 है, याद रखना है। इस किसके लिए प्रयोग करते हैं, ये हाई वोल्टेज तथा लो करंट के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हाई वोल्टेज लो करंट के लिए प्रयोग करेंगे तो कैसा हो जाएगा, थिन वायर मोर टर्न का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर वेल्डिंग जनरेटर की बात करते हैं तो वेल्डिंग जनरेटर में अधिकतर हम कौन सा वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। जहाँ हमको वेल्डिंग जनरेटर की आवश्यकता होती है हम लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, कहाँ, वेल्डिंग जनरेटर में। तो ये क्या हो जाएगा, हमको अधिक धारा चाहिए तो हम लैप वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। और ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जितनी, ठीक है, महाभारत लिखे हैं यहाँ पे, ये सारे महाभारत के एक एक किरदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना, भूलना मत। इससे 3-4 सवाल पूछोगे तो इसमें 3-4 सवाल यहीं से बन जाएंगे तुम्हारे, सही है। परमियंस क्या होता है, परमियंस क्या होता है, परमियंस, ये सब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक परमियंस का उल्टा क्या होता है, या इलेक्ट्रिक सर्किट में ये है तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन जो बता रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। क्या हो गया, परमियंस। अब देखो, परमियंस यानी एक तरीके से वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस है। यानी कंडक्टेंस क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो में मदद करता है, यानी धारा संवहन में सुचालक का काम करता है। उसी तरह परमियंस मैग्नेटिक सर्किट में क्या कार्य करता है,
जैसे उसमें करंट था, इसमें फ्लक्स है, तो इसमें फ्लक्स ले जाने का यानी फ्लक्स को स्थापित करने का काम आसानी से होता है ऐसे मटेरियल जिसका परमियंस उच्च होता है। ठीक है, तो फ्लक्स को सुगमता प्रदान करता है स्थापित करने में परमियंस। तो फ्लक्स को फ्लक्स के स्थायित्व का विरोध कौन करेगा हमारा? तो कोई और नहीं करता, हमारा रिलक्टेंस करता है। क्योंकि जैसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस होता है, उसी तरह रिलक्टेंस क्या होता है हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में होता है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में है तो ये मैग्नेटिक सर्किट में है। उसी तरह ये क्या है, फ्लक्स घनत्व, जिसको बी से दिखाते हैं। बी बराबर क्या होता है, φ/a, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर टर्न किसकी यूनिट है? तो जैसे उसमें ईएमएफ होता है, यहाँ पे एमएमएफ होता है। ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। वहाँ पे जैसे हमारा क्या होता है, यहाँ जैसे यहाँ पे रिलक्टेंस है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो जाता है हमारा रेसिस्टेंस रहता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम है। ये सब सारी चीज़ें कनेक्ट करके याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखो एक सवाल था पूछा, तो एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार, उससे वो भी पूछता है, बहुत ज़्यादा याद है रखना कि एनालॉगस क्या होता है, एनालॉगस लिख के बोलेगा। तो जैसे इसमें रेसिस्टेंस है, ये हो जाएगा। जैसे इसमें एमएमएफ है, इसमें वोल्टेज हो जाएगा। जैसे इसमें ये है, इसमें परमियंस हो जाएगा। जैसे इसमें फ्लक्स घनत्व है, उसमें क्या हो जाएगा, धारा घनत्व, धारा घनत्व, जिसको किससे दिखाते हैं, जे से दिखाते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। ठीक है, हम बार बार बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, डीसी जनरेटर में एक क्रिटिकल प्रतिरोध नाम की चीज़ पढ़ते। ठीक है, जो ऑफलाइन पढ़ा होगा वो समझ रहा होगा। ठीक है, क्रिटिकल रेसिस्टेंस की बात करते हैं। वो क्रिटिकल रेसिस्टेंस क्या है, वो क्रिटिकल रेसिस्टेंस क्या है, वो किसका प्रतिरोध होता है। वो जो क्रिटिकल रेसिस्टेंस है, किसके संदर्भ में लिया जाता है, फील्ड के प्रतिरोध के, ब्रश के प्रतिरोध के, आर्मेचर के प्रतिरोध के, या इनमें से कोई नहीं। किसके संबंध में लिया जाता है, ये सवाल है। क्रिटिकल प्रतिरोध, जिसको क्रांतिक प्रतिरोध भी करते हैं डीसी जनरेटर में। देखो, जो क्रिटिकल प्रतिरोध है हम लेते हैं, याद रखना, ये रखने वाली चीज़ है, RSH के सेंस में लेते हैं, यानी फील्ड प्रतिरोध। ठीक है, जैसे RSH लिख दिए, RF फील्ड प्रतिरोध के सेंस में। ठीक है, यानी जो फील्ड का प्रतिरोध है उसको ही क्रिटिकल प्रतिरोध कब बोलेंगे। ठीक है, कि ऐसा प्रतिरोध जिसके बाद, याद रखना, ऐसा प्रतिरोध जिसके बाद डीसी जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करना, यानी विद्युत वाहक बल, यानी ईएमएफ इंड्यूस करना बंद कर दे। ठीक है, यानी मान लो ये क्रिटिकल रेसिस्टेंस है, RC है, इसकी वैल्यू 200 है, एग्जांपल ले रहे हैं, समझना, 200 है, तो ये जो ईएमएफ जनरेट करने वाला काम होगा हमेशा 200 ओम के नीचे होगा, यानी 199 पे हो जाएगा, 198 पे हो जाएगा, 197 पे हो जाएगा। और जैसे ही तुम्हारे रेसिस्टेंस का मान 201 हुआ, यानी क्रिटिकल रेसिस्टेंस से अधिक हुआ, जनरेटर ईएमएफ बनाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। रेसिस्टेंस ईएमएफ और सॉरी जो क्रिटिकल रेसिस्टेंस है या जनरेटर जो है ईएमएफ बनाना बंद कर देगा। यानी जो क्रिटिकल प्रतिरोध है हमेशा फील्ड रेसिस्टेंस को ही, फील्ड प्रतिरोध को भी दिखाता है। और याद रखना कि क्रिटिकल प्रतिरोध का मान हमेशा कम होता है। ठीक है, जनरेटर का जो फील्ड प्रतिरोध है क्रिटिकल प्रतिरोध से हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल प्रतिरोध के बराबर है तब भी जनरेट हो जाएगा, मगर उससे कम रहेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, क्रिटिकल प्रतिरोध से हमेशा जो फील्ड का प्रतिरोध है वो कम रहेगा तो हमेशा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और फील्ड प्रतिरोध का मान क्रिटिकल प्रतिरोध से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, जनरेटर क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा, वोल्टेज नहीं बनाएगा, जो जिसका कार्य है वो कार्य नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 45 का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, यदि किसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक उपस्थित रहता है तो शून्य स्पीड पर कितना ईएमएफ उत्पन्न करेगा। अवशिष्ट चुंबक मतलब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, जिसको क्या बोलते हैं अवशिष्ट चुंबक को, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है। किसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक उपस्थित रहता है तो शून्य स्पीड पर कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, कितना होगा। कुछ लोग कहेंगे कि
उच्च तो नहीं होता, रेटिंग के समान वोल्टेज बहुत कम, शून्य, क्या होता है? देखो होगा क्या, अवशिष्ट चुंबक भले ही पहले से मौजूद है, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमको याद रखना है कि हम पढ़े हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू P/ZN/60A, और बोला कि शून्य स्पीड पे, जब ये शून्य स्पीड हो जाएगा, ठीक है, देखो रेसिडुअल फ्लक्स मैग्नेटिज्म होने का मतलब फ्लक्स कुछ ना कुछ पहले से ही रहेगा, ठीक है, भले ही वो घूमे चाहे ना घूमे, तो उससे नहीं मतलब है, मगर जब स्पीड शून्य है तो सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, यानी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा? शून्य होगा। भले ही तुम अवशिष्ट चुंबक क्या तुम पूरा का पूरा चुंबक लेकर चले आओ, मगर जब तक उसमें आरपीएम नहीं होगा तो फराडे के हिसाब से E बराबर N/d∅dt नहीं होगा, ठीक है, और जब तक d∅dt नहीं होगा, फ्लक्स कटेगा नहीं टाइम के साथ, ठीक है, और टर्न नहीं रहेंगे, उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। शून्य स्पीड तो ईएमएफ भी हमारी शून्य होगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। एक टर्बो जनरेटर के लिए उत्तेजक है, एक टर्बो जनरेटर के लिए उत्तेजक है क्या? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर? टर्बो जनरेटर। क्वेश्चन भाई पूछेगा, थोड़ा सा घुमा देगा यार, थोड़ा सा हल्का सा घुमाएगा, हल्का सा बस 25 kV का झटका देगा, ठीक है, और जो झटके से दिमाग खुल गया वो फट से लगा देगा, और जो जिसका दिमाग नहीं खुला वो कोशिश करता रह जाएगा। देखो क्या है टर्बो जनरेटर, हमको पता है कि टर्बो जनरेटर या हाइड्रो जनरेटर, ठीक है, ये जिसकी बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? टर्बो जनरेटर की। टर्बो जनरेटर यानी थर्मल की बात हो रही है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही है, ठीक है, और हमको पता है कि पावर प्लांट में अधिकतर हम क्या प्रयोग करते हैं? अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, याद रखना है, पावर प्लांट में अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, थर्मल पावर प्लांट है तो अल्टरनेटर के दो टाइप होते हैं, सेलिएंट, नॉन सेलिएंट, ठीक है, तो जब थर्मल की बात आती है तो हम प्रयोग करते हैं नॉन सेलिएंट पोल, नॉन सेलिएंट पोल, या इसको क्या बोलते हैं? सिलिंड्रिकल रोटर टाइप, ठीक है, सिलिंड्रिकल रोटर टाइप अल्टरनेटर प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सिलिंड्रिकल की क्या होती है? स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 1500 से 3000 RPM तक होती है, और इसका मुश्किल से होगा तो हमको लगता है 300 से 500 के बीच में सारी कुल कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। इसकी किसकी? नॉन सेलिएंट की। नॉन सेलिएंट की एडवांटेज क्या है कि इसकी डाया क्या होती है? डाया अधिक होती है और एक्सिस कम होती है, और वही इसकी बात करें तो क्या होती है? डाया कम होती है और एक्सिस अधिक होती है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। इसको अधिकतर हम कैसे प्रयोग करते हैं? तो हॉरिजॉन्टली प्रयोग करते हैं, याद रखना, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। हॉरिजॉन्टली अधिक प्रयोग होता है, हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से अधिक रखते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी कहानी जो अच्छी है। और हमको पता है कि अल्टरनेटर में 2 सप्लाई देते हैं, इसलिए इसको डबली एक्साइटेड मोटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेटर पे हम क्या देते हैं? 3 फेज की सप्लाई देते हैं, तो वही रोटर पे हम क्या देते हैं? DC सप्लाई देते हैं। किसकी मदद से? स्लिप रिंग की मदद से। देखो एक तरीके से कहें तो पूरी कंस्ट्रक्शन तुम्हारे यहाँ पे रिवाइज हो रही है। रोटर को क्या देते हैं? DC सप्लाई देते हैं स्लिप रिंग से, जो बनी होती है किसकी? फास्फर ब्रांच की। स्लिप रिंग की संख्या पूछता है तो 2 स्लिप रिंग लगते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी कहानी, ये वोल्ट कितना होता है? तो ये लगभग 110 वोल्ट से 220 वोल्ट तक इसमें अप्लाई होता है, यानी बहुत ही कम वोल्टेज लगता है। 110 वोल्ट से 220 वोल्ट लगता है, ठीक है। और कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो कांस्टेंट वोल्टेज हमारा केवल और केवल एक ही दे सकता है, वो क्या है? हमारा शंट जनरेटर दे सकता है, ठीक है। यानी एक टर्बो जनरेटर के लिए उत्तेजक यानी एक्साइटर के रूप में हम शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको याद रखना। कंपाउंड जनरेटर क्या होता है? जिसमें फील्ड फ्लक्स माइनस आर्मेचर फ्लक्स, यानी जो दोनों फ्लक्स है जुड़कर मिलते हैं, वो कंपाउंड फ्लक्स हो जाता है। और डिफरेंशियल में क्या होता है? ये दोनों फ्लक्स का क्या होता है? रिजल्टेंट घट कर आता है, जिसके कारण क्या होता है? EMF भी कम हो जाता है।
ठीक है। तो कंपाउंड नहीं होगा, सीरीज नहीं होगा, सेपरेटली नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, शंट जनरेटर सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखना, इसमें तो पक्का आता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर परिवर्तित करता है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चुंबकीय को विद्युत में करता है, या विद्युत को यांत्रिक में करता है, या विद्युत को चुंबकीय में करता है, या यांत्रिक को, उल्टा हो गया यहाँ पे, यांत्रिक को विद्युत में करता है। क्या करता है, क्या करेगा? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, कि गंगाधरी शक्तिमान था, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोटर की बात है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कैसे बदलता है? क्योंकि फराडे ने एक चीज़ बोला था, जो अच्छी चीज़ बोले थे, क्या कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एन है यस, जो एन से एस की तरफ भाग रहा है। ठीक है, दिशा मैटर नहीं है अभी फिलहाल, जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कोई कंडक्टर ले जा रहे हैं। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें क्या कर रहे हैं, एक करंट ले जा करंट ले जा रहे हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें एक कंडक्टर ले जा रहे हैं। ठीक है, याद रखना, समझो क्या कहना चाह रहे हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कंडक्टर ले जा रहे हैं और उस कंडक्टर में हम धारा प्रवाह किए हुए हैं, उस कंडक्टर में हम धारा प्रवाह किए हुए हैं। ठीक है, तो जब धारा प्रवाह किए हुए हैं तो उस कंडक्टर पे एक बल का अनुभव होगा। ठीक है, उस कंडक्टर पे आर्मेचर प्रतिक्रिया ही कह लो, कुछ भी कर लो, कि मेन फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स, जो भी है, उस पर क्या होगा, एक प्रतिक्रिया होगी जिससे उस कंडक्टर पे एक बल का अनुभव होगा। ठीक है, और वो जो बल का अनुभव होगा वो किसके द्वारा दिखाते हैं? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है बाबू। ठीक है, BIL साइन थीटा। ठीक है, इसको मत भूलना। ठीक है, ये वही कहानी कि उस कंडक्टर पे जिसमें धारा प्रवाह हो रहा है, करंट प्रवाहित हो रहा है, उस पर कितना बल लगेगा, तो वह बराबर BIL साइन थीटा होता है और इस पर सवाल पूछता है। ठीक है, अच्छा, ये कंडक्टर जो हमारा किस पे होता है, रोटर पे होता है, आर्मेचर पे वाइंडिंग की होती है। ठीक है, जब ये रोटर, ये जब कंडक्टर घूमेगा तो रोटर हमारा साफ्ट घूमेगा, और जब साफ्ट घूमेगा तो साफ्ट से तो हम कपलिंग किए हुए हैं पुल्ली का, या पुल्ली और बेल्ट से किए हुए मशीन का, तो वही जो हम विद्युत ऊर्जा दिए थे वो विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है, रोटेशन पुल्ली को घुमाने में, या फिर एक तरीके से कहें तो यांत्रिक ऊर्जा यानी HP के पावर में बदल जाती है। याद रखना। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और इस पर न्यूमेरिकल पूछता है, ये फॉर्मूला याद रखना, F बराबर BIL साइन थीटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे सेशन, ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। एलिवेटर में किस DC मोटर का प्रयोग किया जाता है? देखो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर ऑप्शन के हिसाब से मारे जाते हैं। ठीक है, अधिकतर ऑप्शन के हिसाब से मारे जाएंगे कि फेवरेट क्या है। अगर वो फेवरेट वाली चीज़ नहीं दिया तो फिर देखेंगे इसका यूज़ किस लिए किया गया है, तो क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से अधिकतर मारते हैं। ठीक है ना, बहुत बार क्या होगा, जो तुम रटे हो या सभी बुकों में जो दिया है वो ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो उसको तुमको उसके हिसाब से टिक करना है। ठीक है, जैसे इसमें एलिवेटर पूछ लिया, तुमको पता है एलिवेटर एक ऐसा चीज़ है जिसमें एक तरीके से कहें तो बोझ उठाने का काम करता है एलिवेटर या एक्सेलरेटर। तो वो क्या होता है, तुम्हारे बोझ को उठाकर आगे बढ़ता है, यानी उसमें टॉर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसमें टॉर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, और टॉर्क अच्छी खासी होनी चाहिए। तो एलिवेटर की बात करें तो देखो, प्रयोग करने को सीरीज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क है। डिफरेंशियल तो कदापि नहीं करते हैं, डिफरेंशियल बहुत ही कम जगह क्या कहें कि प्रैक्टिकल रूप से इसका प्रयोग करते ही नहीं, बस एक जगह करते हैं, मगर ये मोटर ने जनरेटर नहीं है। चलो ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते ही नहीं अधिकतर,
ठीक है। प्रयोग करते हैं तो करते किसका है, सीरीज का अधिकतर करते हैं, कम्युलेटिव का अधिकतर करते हैं, और बेसिकली सबसे अधिक किसका करते हैं, सीरीज का। तो ये प्रयोग कहाँ होता है हमारा, ट्रैक्शन में कर देते हैं, हॉइस्ट में कर देते हैं, क्रेन में कर देते हैं, जो कि सब फेवरेट एरिया हैं जहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। और भी जगह पे होते हैं मगर ये फेवरेट एरिया है। क्या इसमें एलिवेटर में नहीं कर सकते, करने को कर सकते हैं मगर जब कम्युलेटिव कंपाउंड नहीं रहेगा तब, क्योंकि आयोग इसी को मानेगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में है तो याद रखना। तो एलिवेटर में हो गया, एक्सेलरेटर में हो गया, एक्सकेवेटर हो जो होता है, इसमें क्या होता है अधिकतर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसमें देखो जब फ्लक्स जुड़ कर मिलेंगे तो हमको पता है टॉर्क क्या होता है, फाई आई ए। तो जब फ्लक्स जुड़ कर मिला है यानी टॉर्क बढ़ेगा, वो बोला तो टॉर्क भी बढ़ता है ना, तो क्या हो जाएगा, एलिवेटर या एक्सकेवेटर में भी प्रयोग कर सकते हैं। मगर फेवरेट की बात करें तो सीरीज मोटर ही अधिकतर कहाँ प्रयोग होता है, ट्रैक्शन, हॉइस्ट और क्रेन में। अगर ये नहीं है तो ये मारो, अगर ये नहीं है तो इसको भी मार सकते हो, या दोनों नहीं है तो स्लिप रिंग भी मारो, क्योंकि स्लिप रिंग की भी स्टार्टिंग टॉप थोड़ी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। शंट का कहाँ प्रयोग करते हैं अधिकतर, देखो ऑप्शन में, तो कांस्टेंट स्पीड दिया है तब, या फिर मशीन टूल में प्रयोग होता है, मशीन टूल दिया रहेगा तो वहाँ पे भी प्रयोग होता है। ये नहीं दिया हुआ है तब कहाँ प्रयोग करेंगे, मशीन टूल भी नहीं दिया हुआ है तो एक जगह और करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोले थे यार भूल गए, लेथ मशीन। लेथ मशीन के लिए भी फेवरेट क्वेश्चन है, लेथ मशीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड सही हो जाएगा एलिवेटर के लिए। देखो सारे यूज़ बता दिए, ठीक है, बस क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उसके साथ सारे एक एक चीज़ को डिस्कशन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाँ डीसी, देखो यार क्वेश्चन क्या है, डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक होता है फ्रैक्शनल होता है, फ्रैक्शनल पिच, और सॉरी एक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कंस्ट्रक्टेड होता है, ये फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग है। बताओ इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, फिटलन बढ़ाने यानी कूलिंग करने के लिए, कॉपर लॉस को कम करने के लिए, ईएमएफ बढ़ाने के लिए, या फिर स्पार्किंग को कम करने के लिए, ठीक है। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, और हो सके तो पूछे तो सेम टू सेम यही ऑप्शन देगा, ठीक है। तो याद रखना फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, तो इम्प्रूव कूलिंग ना, कॉपर लॉस, उत्पन्न ईएमएफ नहीं, उत्पन्न ईएमएफ तो इसमें लगभग कम हो जाता है, ठीक है, उत्पन्न ईएमएफ इसमें कम हो जाता है। एक चीज़ है अच्छा कि इसका प्रयोग क्यों करते हैं, स्पार्किंग को कम करने के लिए। क्यों स्पार्किंग कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें से हार्मोनिक्स को रिड्यूस हो जाता है, हार्मोनिक्स कम हो जाता है, और साथ साथ स्मूथ कम्यूटेशन होता है, स्मूथ कम्यूटेशन होता है। स्मूथ कम्यूटेशन होगा या हार्मोनिक्स कम रहेगा तो अपने आप स्पार्किंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन डी का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि स्पार्किंग को कम करने के लिए हम फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ईएमएफ का मान कम हो जाता है जी, इसमें यही घाट है, क्योंकि कंडक्टर लगभग कम लगने लगते हैं। ठीक है, मान लो कंडक्टर उतना भी लग रहा है तो प्रत्येक पोल के नीचे नहीं गिरता है, तो प्रत्येक पोल के नीचे नहीं गिरेगा तो फ्लक्स टोटली पूरा उसको काटेगा नहीं, ठीक है। देखो अब ये है डीसी मोटर की गति किसके समानुपाती होती है, डीसी मोटर की करंट किसके समानुपाती होती है, समानुपाती किसकी होती है, करंट, आर्मेचर करंट, फील्ड करंट, या 1/, आर्मेचर करंट, किसके समानुपाती होगी। ये फेवरेट क्वेश्चन है। अगर डीसी मोटर का ग्राफ पता है तो पूरा ड्रॉ कर लोगे, नहीं फंसे के फंसे रह जाओगे, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है, जो तुम बनाना चाहो बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। करंट, आर्मेचर करंट का स्क्वायर, फील्ड करंट या आर्मेचर करंट, क्या होगा। देखो पहले देखो, बस याद रखना ग्राफ अधिकतर देके पूछता है, हमको ये पता है EB फाई, और इसी पे सारा ग्राफ बन जाएगा, और हमको ये भी पता है कि टॉर्क जो होता है फाई IA होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा, हम ये फाई की जगह हटाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, IA लिख सकते हैं, क्योंकि जो टॉर्क होता है हमारे फाई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो टॉर्क होता है हमारे IA के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों ही चीज़ चल रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ चल रहा है तो क्या हो जाएगा, फाई IA हो गया, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो तो एन की जगह हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ई बी रहने देते हैं, कोई मैटर नहीं कर रहा है, हमको फ्लक्स से मतलब है। फ्लक्स किसके लिए है, टॉर्क के लिए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टॉर्क से भी मतलब नहीं है क्योंकि देखो अब ये फ्लक्स की जगह हम क्या रखें, टॉर्क, फ्लक्स की जगह टॉर्क रखें और टॉर्क की जगह आई ए भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एन 1/IA रख दी। यहाँ पे ये देख रहे हो क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर्मेचर करंट के, यानी जो स्पीड का मान है डीसी मोटर में वो टॉर्क के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर स्पीड की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, हाइपरबोला, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्या बनेगा, एन और ये आइए, और ये सब क्वेश्चन क्या होगा, पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट, तो तुमको ग्राफ दे देगा, बताओ क्या है, ठीक है, किसका ये ग्राफ है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 3 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किस मोटर के लिए करते हैं। स्टार्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं पूछा तो स्टार्टर भी पूछ लेगा, ठीक है, कि 3 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग होता है किसके लिए, शंट मोटर के लिए, कंपाउंड मोटर के लिए, सीरीज मोटर के लिए, या शंट और कंपाउंड मोटर के लिए, किस मोटर के लिए प्रयोग होता है, जल्दी जवाब दो। थ्री पॉइंट स्टार्टर, पहले तो देखो डीसी मोटर में या फिर कहें डीसी मशीन में, डीसी मोटर की बात करें तो 3 स्टार्टर होते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। कितने हो गए, 3 हो गए। चलो अब क्या होता है, 2 पॉइंट, याद रखना कभी कोई ऑप्शन मिलेगा इनमें से क्या नहीं है तो सिंगल पॉइंट स्टार्टर भी रहेगा तो वो नहीं होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग डायरेक्ट बता रहे हैं, ये सारा याद कर लो। 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग सीरीज मोटर के लिए होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग, ठीक है। देखो 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा शंट और कंपाउंड, तो इन दोनों को मारना, मगर कभी कभी ऐसे लिखा होगा कि शंट और कंपाउंड दोनों अलग करके लिखा रहेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं रहेगा, नॉन ऑफ दिस रहेगा डी की जगह, और ये ऑप्शन रहेगा, तब फिर किसको मारना, अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो फिर शंट मोटर को मारना। एक 4 पॉइंट स्टार्टर होता है जो होल्ड डाउन कंडीशन के लिए प्रयोग होता है, ऑप्शन में रहेगा होल्ड डाउन, तो 4 पॉइंट स्टार्टर मारना है। नहीं तो फिर कम्युलेटिव मोटर में क्या होता है, सीरीज मोटर की तरह चलाने के लिए हम 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, यानी जहाँ पे हमको वेरिएबल स्पीड की आवश्यकता होती है, क्योंकि सीरीज मोटर में क्या होता है, वेरिएबल स्पीड ज़्यादा मिलती है, तो जहाँ हमको वेरिएबल स्पीड चलाने के लिए प्रयोग करना पड़ता है वहाँ पे हम 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट पूछा है तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आँख मूंद के मारना 1 नंबर मिलेगा, और ये फेवरेट क्वेश्चन में जेई एई TG2 कुछ भी हो सब में पूछेगा ये, और हर एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूलो मत, हर एक ये क्वेश्चन हर बार पूछेगा, ठीक है, हर एग्जामों में। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो बने ही हैं पूछे जाने के लिए। डीसी शंट मोटर का उपयोग कहाँ होता है, देखो अब हम तो इससे पहले बता दिए, अब तो फंस गए हम, ठीक है, इसके पहले तो जस्ट बता दिए, फटाफट मार दोगे, कहाँ प्रयोग करेंगे। तो देखो बताए थे ट्रेनों में यानी ट्रैक्शन में किसका प्रयोग, सीरीज में। एक जगह और बताए थे सीरीज मोटर का प्रयोग, डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग कहाँ पे, हॉइस्ट में सीरीज मोटर का ही प्रयोग। एक जगह और बताए थे क्रेन में सीरीज मोटर का प्रयोग, मगर मशीन टूल्स का प्रयोग कहाँ करते थे, डीसी शंट के लिए, डीसी शंट में मशीन टूल, या इसकी जगह एक और दिया रहता हमारा, क्या था बताए थे, लेथ मशीन, क्योंकि ये सब ऑप्शन ऐसे हैं जो फेवरेट है, टूल्स मशीन और लेथ मशीन में किसका प्रयोग होता है, डीसी शंट मोटर का, ठीक है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुमको लग रहा होगा तुम यूथ खोलोगे या कोई एग्जाम, यूथ मत खोलो यार, कोई एग्जाम खोल लो, ठीक है, कोई भी एग्जाम खोल लोगे, जितना बता रहे हो उसमें से हर सेशन में से एक दो क्वेश्चन जरूर फंस रहा है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, 500 क्वेश्चन हो गए तो 500 में से 10 क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा जी, ठीक है, और 1000 करोगे तो 25 से 30 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे, 60% आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। बस अपना राजस्थान जी के पढ़ते रहो, उसमें मजाक किए, ठीक है, तो राजस्थान तुम्हारे साथ मजाक कर देगा, ठीक है। तो मजाक देने की आदत है तो मजाक सहने की भी आदत रखना पड़ेगा, ठीक है ना, इतने मजाक नहीं चलेगा बाबू, ठीक है ना। चलो
सेशन पसंद है इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, नोट्स खरीद लो यार, नोट्स खरीद लो। देखो ठीक है ना, जो हैंड रिटेन नोट्स है उसको खरीद लो, तुमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है ना, ये सारे ही क्वेश्चन तो पॉइंट में करके लिखाए हैं हम। ठीक है, हर क्वेश्चन पॉइंट में करके लिखाए हैं उसमें। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन के हिसाब से भी तैयार है नोट। उसमें तुम एक बार लेके देखो, तुमको अंतर समझ में आने लगेगा। तुम अपने तैयारी को देख लोगे कि जज कर लोगे कि हम हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, और ये भी बताएं जो पढ़ लिया वो कोई भी एग्ज़ाम दो, सब में हो जाएगा उसका। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।